सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कुणाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के और क्लास 11 फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गति के समीकरण। गति के समीकरण टॉपिक जो है ये फिजिक्स का और साइंस, क्लास 9 के साइंस का और क्लास 11 के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस हर बार आते ही हैं। ठीक है, गति के टोटल 3 समीकरण होते हैं। सबसे पहला तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण गति के होते हैं हमारे, और आज हम इन्हीं 3 समीकरण को अच्छे से समझने वाले हैं कि आखिरकार इन 3 समीकरण आए कैसे, ये 3 समीकरण जो हैं आए कैसे और किस प्रकार से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उनको हम समझने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहला जो समीकरण है हमारा वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, हम v के बारे में, u के बारे में, a के बारे में और t के बारे में अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं ये। ठीक है, किन्हें v से दर्शाया जाता है, किसे u से दर्शाया जाता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ कौन सा होगा, वीटी ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ यानी कि वेग समय ग्राफ होगा, वीटी ग्राफ होगा हमारे पास। हमें वेग समय ग्राफ लेना है। ठीक है, ग्राफ कई प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, एक दूरी समय ग्राफ भी होता है जिसे हम एसटी ग्राफ कहते हैं, जो कि हमें वेग बताता है, वेग के बारे में बताता है। ठीक है, और ये जो वीटी ग्राफ होता है, वेग समय ग्राफ, ये हमें त्वरण बताता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये वेग समय ग्राफ लेना है। इस वेग समय ग्राफ में हम मानते हैं कि हमारी कोई वस्तु है जो कि ओ बिंदु पर स्थित है। ठीक है, ओ बिंदु पर कोई वस्तु स्थित है और ये वस्तु यहां से यहां जाती है एक त्वरण, एक नियत वेग से त्वरित होकर के यहां से यहां जाती है। तो इसका जो वेग होगा वो हम क्या कह देंगे कि इसका जो वेग है वो क्या है, प्रारंभिक वेग है, u हम मान लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करती है, एक वही वस्तु जो है यहां से यहां तक जाती है, t समय पश्चात फिर ये वस्तु यहां चली जाती है। तो यहां तक जाने के लिए जो वेग है हम कह देते हैं इसका अंतिम वेग भी है। ठीक है, t समय के पश्चात जाती है, इसको t समय लगता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ लिखी गई है कि माना एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, एक समान गति से ये त्वरण कर रही है। t समय पश्चात यह वस्तु जो है कुछ विस्थापन तय करने के बाद यहां से यहां पहुंच जाती है, जिसको हमने कह दिया v। इसका जो अंतिम वेग है, विस्थापन करने के बाद जो इसका वेग होगा वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, अतः इसका त्वरण हमें ज्ञात करना है। त्वरण कितना होगा, कितने त्वरण से ये विस्थापन कर रही है ये वस्तु, त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्वरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या सूत्र होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, ये त्वरण का सूत्र होता है जो कि हमने पिछले वीडियो में कर चुका है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में इसे कर चुके हैं। वेग त्वरण क्या होता है, त्वरण का जो सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक है, तो वेग में जो परिवर्तन होता है और कितने समय में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, पहले वेग u था फिर v हो गया, मतलब u से v परिवर्तन हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, बड़े वाले से हमेशा छोटे वाले को घटा देते हैं तो v माइनस u कर देंगे। अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग से घटाना ही क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन कहलाता है। तो हमने क्या कर दिया, अंतिम वेग v को प्रारंभिक वेग u से घटा दिया, और बटे में कितने समय में ये वेग में परिवर्तन हो रहा है, t समय में, तो हमने क्या कर दिया, t लिख दिया। फिर क्या करेंगे, ये t जो है इसको इधर ले आएंगे, तो इधर जो t है वो किस में है, डिवाइड में है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो a के साथ t मल्टीप्लाई में आ गया, तो क्या बन गया, at। इधर v माइनस u एज इट इज है। फिर हम क्या करेंगे, इस u को इधर ले आएंगे, तो इधर u माइनस में है और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी बराबर v। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यही है हमारा गति का प्रथम समीकरण जिसे हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम गति के प्रथम समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने गति के द्वितीय समीकरण में और उसे समझते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं गति का द्वितीय समीकरण, ये क्या होता है। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आया कैसे, तो ग्राफ सेम रहेगा, तीनों समीकरण के लिए ग्राफ जो होगा वो सेम होगा, बस थोड़ा सा तरीका अलग होगा। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें s ज्ञात करना है ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो s क्या है, विस्थापन। ये जो वस्तु है जो वेग में परिवर्तन करके विस्थापन कर रही है, पहले u था, थोड़ा सा विस्थापन की t समय में, इसका वेग v हो गया, वही विस्थापन हमें निकालना है। मींस
एक तरह से ये जो वस्तु पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, तो इतना जो इसने विस्थापन किया है ये पूरा इसका क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने विस्थापन कितना किया है और ये हमारा समीकरण निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हमें क्या निकालना है, इस OABCD का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन निकालना है हमें, यहां से यहां तक का पूरा विस्थापन निकालना है। विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका अगर क्षेत्रफल निकाल देते हैं OABD का इस पूरे का अगर हम क्षेत्रफल निकाल दें तो हम बता सकते हैं कि भाई ये क्षेत्रफल जितना है ना वही विस्थापन है। तो विस्थापन को ऐसे दर्शाते हैं, विस्थापन बराबर क्या है, इस पूरे का क्षेत्रफल, OABD का क्षेत्रफल। अब OABD का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हमें दो आकृतियां दिख रही हैं, एक तो ये आयत दिख रहा है, एक ये त्रिभुज दिख रहा है। तो अब पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर देते हैं तो इस पूरे का क्षेत्रफल हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विस्थापन निकालने के लिए आयत OACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत ये जो है ना OACD, ये एक आयत जो है इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें जोड़ देंगे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा इस पूरे का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आयत OACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये एक आयत है तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, उसकी लंबाई के साथ गुणा कर दो चौड़ाई को, लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो आयत का क्षेत्रफल होता है। तो ये आयत की जो लंबाई है वो क्या है, OD जो है ये क्या है, लंबाई है इस आयत की, और चौड़ाई क्या है, OA, ये जो है ये क्या है, चौड़ाई है इसकी। ठीक है, तो इस आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, इसकी क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या निकालना है, ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई जो होता है, ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। तो 1/2 गुणे आधार, इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, बेस AC है, तो AC गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इस त्रिभुज की, BC, तो क्या निकाल देंगे, BC लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, OD जो है, ये जो OD है ये किसके बराबर है, T के बराबर, तो OD की जगह हमने क्या लिख दिया, T। OA जो है, OA ये किसके बराबर है, U के बराबर, तो OA की जगह हमने क्या लिख दिया, U प्लस 1/2 गुणे AC, AC किसके बराबर है, AC जो है, ये जो है AC जो है उतना ही है जितना OD है, OD जितना है उतना ही तो AC है ना, बराबर है दोनों। तो OD क्या है, T है, तो AC भी क्या होगा, T होगा। ठीक है, तो AC की जगह भी हमने क्या लिख दिया, T लिख दिया, गुणे BC हमें निकालना है, BC हमें निकालना है, तो BC बराबर तो कुछ नहीं दिया है हमें, तो इस पूरे का पता है और इतने का पता है, इतने का तो पता ही नहीं है हमें। तो हम अगर इस पूरे में से, इस पूरे BD में से, ये BD हमें पता है ना U भी के बराबर है, तो इस पूरे BD में से CD को घटा दें, CD भी हमें पता है U के बराबर है, तो इस पूरे BD में से CD को घटा दें तो हमें BC मिल जाएगा। ठीक है, इस पूरी लाइन में से इतना हिस्सा अगर हम काट दें तो हमें इतना हिस्सा मिल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये BD जो है, BD जो B के बराबर है, तो BD में से CD को घटा देंगे, इस BD में से इतना हिस्सा काट देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, BD माइनस CD कर दिया। ठीक है, BD किसके बराबर है, ये BD जो है ये एक तरह से इसके बराबर है, भी के बराबर। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, BD की जगह भी। CD किसके बराबर है, CD जो है एक तरह से OA के बराबर है, U के बराबर, तो CD की जगह हमने क्या लिख दिया, U। ठीक है, यहां से क्या आ गया हमारा, UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस U आ गया। अब ये जो V माइनस U होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि A बराबर किसके होता है, V माइनस U बटे T के बराबर। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, V माइनस U का मान चाहिए, क्योंकि हमारे समीकरण में V और U भी तो है ही नहीं, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से त्वरण वाले सूत्र से हमारे पास क्या होता है, V माइनस U का मान निकाल लेंगे। तो V माइनस U किसके बराबर होता है, तो V माइनस U अगर हम निकालें, ये T को इधर भगा दें तो AT के बराबर होता है। V माइनस U किसके बराबर होता है, AT के बराबर, यही चीज हमने लिखी है, V माइनस U जो होती है AT के बराबर होता है। तो हम V माइनस U की जगह क्या लिख देंगे, AT लिख देंगे, V माइनस U की जगह क्या लिख देंगे, AT। अब T और T गुणा होकर के T स्क्वायर बन जाएगा, हाफ A
टी स्क्वायर, यही चीज बन गई, और यूटी तो है ही। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा समीकरण है वो क्या आ गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बन गया हमारा द्वितीय समीकरण। तो इस प्रकार से हम गति के द्वितीय समीकरण को हल कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं गति का तृतीय समीकरण किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं गति का तृतीय समीकरण क्या होता है। तो गति का तृतीय समीकरण होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इस हमारा जो ग्राफ है वो वही सेम टू सेम रहेगा। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें भी हमें विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, इस बार OABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लेकिन इस बार हम ये दोनों आकृति का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात ना करके हम इस पूरे समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, ये एक OABD समलंब है, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। समलंब के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। यहाँ पास इस समलंब में OABD समलंब में समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली। जैसे कि हमारा जो ट्रेपीजियम होता है, हमारा जो समलंब होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसको अगर हम बनाएं टेढ़ा करके, ये कुछ इस प्रकार से है BDOA, ठीक है, OA, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये एक समलंब है। तो यहाँ पास जो इस समलंब की ये जो समांतर भुजाएं होती हैं, ये वाली क्या होती हैं, समांतर भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पास जो है समांतर भुजाएं क्या है, OA और BD, ये दिख रही है ना, OA और BD। तो समांतर भुजाएं क्या है, OA और BD। तो समांतर भुजाओं का योग होता है, तो OA और BD का क्या हो जाएगा, योग OA प्लस BD गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है इस समलंब की, ये OD जो होती है ना, ये ऊंचाई होती है। ऊंचाई एक तरह से समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, समलंब की ऊंचाई। तो यहाँ पास ये दोनों क्या है, समांतर भुजाएं, इनके बीच की जो दूरी है वो OD है, यहाँ भी OD है। तो इस प्रकार से हमने क्या लिख दिया, OD, ठीक है, OD लिख दिया। अब यहाँ पास सबका मान रख देंगे, क्या रख देंगे, मान रख देंगे। OA किसके बराबर है, OAU के बराबर है। BD किसके बराबर है, B और D, ये किसके बराबर है, B के बराबर, B लिख दिया। OD किसके बराबर है, T के बराबर, तो हमने T लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 1/2 गुणे V प्लस U गुणे T जो है, T को हम फिर निकालेंगे, क्योंकि हमारे इस समीकरण में T का कोई काम नहीं है। तो हम T को हटाएंगे वही त्वरण वाले सूत्र से, V माइनस U बटे T होता है। T बराबर हमें क्या निकालना है, T को इधर भेजेंगे तो AT हो जाएगा, बराबर V माइनस यू। टी को यहीं रहने देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, V माइनस यू बटे ए, ठीक है। तो टी किसके बराबर, V माइनस यू बटे ए के बराबर। तो हमने टी की जगह V माइनस यू बटे ए लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस a को यहाँ गुणा कर देंगे 2 के साथ, तो 2a हो जाएगा, और 2a को इधर भेज देंगे, 2as हो जाएगा। और इधर क्या u और v माइनस यू बचा, 2a को हमने इधर भेज दिया, 2as हो गया। अब ये v प्लस यू, v माइनस यू एक तरह का फार्मूला दिख रहा है हमें, a प्लस बी ए माइनस बी का। a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो v प्लस यू, v माइनस यू किसके बराबर होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर होगा। फिर हमने क्या किया, इस u स्क्वायर को इधर भेजा तो ये प्लस का हो गया, इधर माइनस का था, इधर प्लस का हो गया। तो 2as प्लस यू स्क्वायर हो गया बराबर v स्क्वायर के। तो एक तरह से हमारा क्या निकल के आ गया, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारा गति का तृतीय समीकरण। तो इस प्रकार से हमने गति के तीनों समीकरण अच्छे से पढ़ लिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।